आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रम। एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहा मैंने? एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैंने एक सेट बनाया, कैपिटल ए को लिख दिया 2, 4, 6, 8 एंड so on। अब आप बताइए क्या ये ऑर्डर सेट है? यस, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, थर्ड एलिमेंट 6 है, फिर 8 है। 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा। मतलब आगे के एलिमेंट आप बता पा रहे हो, मतलब इसके जो एलिमेंट है उसमें एक ऑर्डर है। ये कहलाएगा ऑर्डर्ड सेट, क्रमित समुच्चय। तो इस प्रकार का जो ऑर्डर्ड सेट है वो कहलाएगा सीक्वेंस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट बनाया मैंने 1, 1/2, 1/3, 1/4। क्या ये भी सीक्वेंस है? यस, क्योंकि आगे एलिमेंट क्या आएगा? 1/5, 1/6। इस प्रकार से एक और एग्जांपल है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। क्या ये भी सीक्वेंस है? हाँ। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट। एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, G इक्वल लिख दिया 1, 3, 7, 2, -1, 5, 0, 9 एंड so on। अब देखिए यहाँ पर देखो 1 के बाद 3 आया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आया, फिर -1 आ गया, फिर 5 आया। मतलब इसके जो एलिमेंट है उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी क्रम नहीं है, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी आ जा रहा है। तो 9 के बाद क्या आएगा आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसे जो सेट है यह ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्रमित समुच्चय नहीं है, इसको आप सीक्वेंस नहीं बोल सकते। तो सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन है कि वह ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए, क्रमित समुच्चय होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखें कैसे? तो सीक्वेंस को हम इस प्रकार से देखो, कर्ली ब्रैकेट में लिखा xn और n इक्वल टू 1 to ∞। अगर इसको ओपन करेंगे क्या आएगा? पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा एंड so on। या हमने लिख दिया n इक्वल टू 1 to ∞। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा एंड so on। तो ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे लिख दीजिए Sn n इक्वल टू 1 to ∞। इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को इस प्रकार से हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ xn n इक्वल टू 1 to ∞, या मैं लिख दिया xn, ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, क्या दोनों का मतलब सेम है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है? दोनों का मतलब सेम है। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का मीनिंग जो है सेम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें n का रेंज 1 से ∞ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी। तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमारा जो सीक्वेंस होता है वह कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों ही ना हो। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी। हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट को हिंदी में अपसारी या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इफ Sn n इक्वल टू 1 to ∞ is a sequence of real numbers।
क्या कहा मैंने? यदि Sn वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। यदि Sn क्या है? वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, मतलब जितने भी Sn हैं सभी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। एंड लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव Sn इज इक्वल टू आता है L, वेयर L इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, जहां L एक परिमित राशि है। यदि ऐसा आता है Sn का लिमिट L आ गया और L क्या होना चाहिए? L एक परिमित राशि होना चाहिए, L एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए, है ना? फिक्स्ड मतलब फाइनाइट क्वांटिटी, L का वैल्यू निश्चित होना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तो हमारा जो सीक्वेंस Sn है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा। देन द सीक्वेंस Sn is called a convergent sequence। तो कन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन है? Sn का लिमिट फाइनाइट आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैंने Sn इस प्रकार से बना दिया, मैं लिख दिया 2/1, 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 and so on, n plus 1/n। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक सीक्वेंस बनाया ये। तो यहाँ पर Sn क्या है? हियर Sn इज इक्वल टू है n plus 1/n। तो हम लिमिट लगाते हैं Sn में, लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव Sn, क्या आएगा? लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव n plus 1/n, मतलब क्या आएगा? लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव 1 plus 1/n। लिमिट लगाइए 1 plus 1/infinity, मतलब 1 plus 0 1। तो आप देख रहे हो Sn का लिमिट 1 आ रहा है, मतलब हमारा जो Sn है वह कन्वर्जेंट है। तो आप क्या लिखोगे? हेंस द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। ये लीजिए, अतः अनुक्रम Sn अभिसारी है। तो कन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन है? Sn का जो लिमिट है वह एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। हम पढ़ने वाले हैं सीरीज। सीरीज को कहते हैं श्रेणी, है ना? तो सम ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड अ सीरीज। अनुक्रमों के योगफल को श्रेणी कहते हैं। क्या कहा मैंने? सम ऑफ सीक्वेंसेस, अनुक्रमों के योगफल। जैसे देखो, इफ u1, u2, u3 एंड सो ऑन आर सीक्वेंसेस, u1, u2, u3 सब क्या है? सीक्वेंसेस हैं। देन u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ सीरीज। तो सीक्वेंस के लिए ऐसे कामा कामा लगाते हैं और सीरीज के लिए क्या लगाएंगे? प्लस 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 लगाएंगे। अगर ये अनुक्रम है तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं लिख दिया सिग्मा un n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको मैं लिख रहा हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज है? यस। जैसे मैं लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज है? यस। इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 2n लिख देंगे। ये n के वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा, n के वैल्यू जब 2 रखेंगे 4 आएगा। और यहाँ प्लस साइन क्यों आ रहा है? सामने सिग्मा लगा हुआ है। तो क्या ये सीरीज है? यस। क्या ये सीरीज है? यस। अगर हमने ऐसे लिखा सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो यह भी एक सीरीज है। अगर हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 2 की पावर n, तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यह भी एक सीरीज है। तो याद रखना, सीरीज में ऐसे प्लस 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 होगा और सीक्वेंस जब लिखेंगे तो कामा 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 आएगा, है ना? दोनों में अंतर आप समझिए। अब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें इस सीरीज का पार्शियल सम, आंशिक योगफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट टर्म को प्लस करना आसान नहीं है।
क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, इनफाइनाइट टर्म्स है, अनंत पद है। अनंत पद को हम प्लस कैसे करें, योग कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ फाइनाइट टर्म्स लेंगे और उनका प्लस करेंगे, तो वो कहलाएगा पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, श्रेणी का आंशिक योगफल। श्रेणी का आंशिक योगफल। तो मैंने अभी सीरीज आपको बताया सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी यू एन। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, u1 आएगा प्लस u2 आएगा प्लस u3 प्लस 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 इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। ये क्या कहलाएगा, सीरीज। इसको हम कहेंगे श्रेणी। अब मैं लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un। तो यहाँ पे आप देखिए इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, अनंत पद है, लेकिन इसमें ये भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कितने टर्म्स है, केवल n टर्म्स है, केवल n पद है। तो ये जो है ये पार्शियल सम कहलाएगा इस सीरीज का। तो एस एन को हम क्या बोलेंगे, हियर एस एन इज कॉल्ड अ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी यू एन। यहाँ एस एन को श्रेणी सिग्मा यू एन का एक आंशिक योगफल कहते हैं। अब पार्शियल सम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट तभी होगा जब उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर एस एन डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की घोषणा कौन करेगा, उसका पार्शियल सम, है ना। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब उसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज डाइवर्जेंट है इसका मतलब उसका पार्शियल सम भी डाइवर्जेंट है। इसका उल्टा भी आप समझो कि अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट आता है तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट आता है तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट आप कैसे चेक करोगे, उसके पार्शियल सम से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द सीरीज इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1/फैक्टर n इज कन्वर्जेंट। सिद्ध कीजिए कि ये श्रेणी जो है वह अभिसारी है। तो दिस इज द गिवन सीरीज। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 1/0 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, मतलब n के प्लेस पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इस प्रकार से ये सीरीज ओपन होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक पार्शियल सम बनाएंगे, मतलब हम इनमें से n टर्म लेंगे, n टर्म्स लेकर हम एक पार्शियल सम बनाते हैं एस एन। तो एस एन क्या है, एस एन बी आ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का आंशिक योगफल है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 1 + 1 2 हुआ, तो एस एन की वैल्यू 2 + 1/2 + 1/6 + 8। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको आप देखने से लग रहा है कि एस एन का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 2 में इतना क्वांटिटी हम प्लस करेंगे तब एस एन के इक्वल आएगा। तो यहाँ लिखा है समीकरण 1 से स्पष्ट है कि एस एन का मान 2 से अधिक है, अर्थात 2 इज लेस देन एस एन, मतलब एस एन इज ग्रेटर देन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एस एन इज ग्रेटर देन 2, मतलब एस एन की वैल्यू जो है वह 2 से ग्रेटर है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 में आते हैं। यहाँ पे देखो 1/6 के प्लेस पे लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4। तो ये ग्रेटर देन इक्वल की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ रिप्लेस किए, ये क्वांटिटी और ग्रेटर हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कर दे और टर्म ऐड कर दे तो और बड़ा हो जाएगा इधर। ये यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। क्या फार्मूला है, a/1 - r।
किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फार्मूला है। तो ए के प्लेस पे क्या आएगा 1/2, आर के प्लेस पे भी 1/2 आएगा, रख दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ रहा है Sn < 2 + 1/2/1/2 मतलब Sn < 3। तो Sn की वैल्यू 2 और 3 के बीच आ रहा है, मतलब हमारा जो सीक्वेंस Sn है वह बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है। एक रिजल्ट हमारे पास है, एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन इज कन्वर्जेंट। एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन नहीं, सीक्वेंस लिखो, यहाँ फंक्शन में लिखो, एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम जो एक दिष्ट वर्धमान हो अभिसारी होता है। तो हमारा Sn बाउंडेड है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। अब Sn जब कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। जब Sn कन्वर्जेंट है तो दिया गया श्रेणी भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। Sn के लिए दिया गया है, Tn के लिए दिया गया है। हमें ये बताना है Sn का लिमिट और Tn का लिमिट इक्वल है। Sn के लिए दिया गया है, ये हम लगा रहे हैं लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो n को इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फाइनाइट टर्म तक जाएगा। e की पावर s का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद रखिए, e टू द पावर s का। तो e टू द पावर s के प्लेस में 1 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, ये जो हमने लिखा है। तो किसका वैल्यू है, e टू द पावर 1 का। तो Sn का लिमिट e आया। अब Tn की बारी है। Tn की वैल्यू ये हमें दिया गया है जी। अब हम क्या करेंगे, 1 + s के होल पावर n, ये फार्मूला से इसको ओपन करेंगे। यहाँ s है, यहाँ पे 1/n है, s के प्लेस पे 1/n ले लीजिए। जहाँ जो x दिखेगा इस फार्मूला में वहाँ s के प्लेस पे 1/n रखते जाइए। फिर यहाँ से n कॉमन लिए n² आ गया, यहाँ भी n कॉमन लिए, यहाँ से n कॉमन लिए n³ आ गया, n² कैंसिल, n³ कैंसिल, ये लाइन आएगा। लिमिट लगाइए n टेंड इन्फिनिटी, फिर से e बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं Sn का लिमिट भी e आया था और Tn का लिमिट भी e आया था, मतलब Sn और Tn दोनों का लिमिट इक्वल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप देखिए, यहाँ पर s की वैल्यू क्या दिया है, 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस देन है। अगर s की वैल्यू 1 से लेस देन है तो ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट होता है। लेकिन अगर s की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है तो ये जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें गिवन सीरीज है, ये दिया गया श्रेणी है। इसमें पहले n टर्म निकालते हैं, nवां पद निकाल लेते हैं, Sn निकालिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, हमने n टर्म लेकर Sn निकाल लिया। Sn क्या है, पार्शियल सम है। पहला केस ले रहे हैं x इज लेस देन 1, तो ये तो GP है, GP के n टर्म के सम का फार्मूला हमने यूज किया, ये आ गया। किसी GP गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है ये होता है सम ऑफ n टर्म्स इन GP। ये फार्मूला आप याद रखिए। अगर r लेस देन 1 है तो यहाँ x लेस देन 1 है, r की वैल्यू x आएगा। तो हम अब लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब लिमिट लगाए तो हमने देखा s की पावर इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि s की वैल्यू 1 से लेस देन है ना। वह संख्या जो 1 से छोटी होती है उसका इन्फाइनाइट घात लेने पर 0 प्राप्त होता है। कोई भी क्वांटिटी जो 1 से लेस देन है उसका इन्फिनिटी पावर करोगे 0 आएगा। जैसे 1/2 1 से लेस देन है तो 1/2 का इन्फाइनाइट पावर करोगे तो 0 आएगा। और जो 1 से बड़ी है, 1 से ग्रेटर है, उसका इन्फाइनाइट पावर लोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं Sn की लिमिट 1/1 - x एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, एक परिमित राशि आ रहा है। इसका मतलब Sn जो है वह कन्वर्जेंट है, तो दिया गया श्रेणी भी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। सेकंड केस लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए वाला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए s को अगर इन्फिनिटी करें, x 1 से ग्रेटर है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। Sn की लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया, अपसारी हो गया। x इज इक्वल टू 1 लें तो जहाँ जहाँ x वहाँ रख दीजिए, तो 1 1 1 1 पूरा लिमिट लगाएं तो इन्फाइनाइट टाइम्स 1 आ जाएगा। Sn की लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगा। Sn की लिमिट जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो Sn डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों केस में हमने अलग अलग प्रूफ किया है। लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट लाया और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट आया। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। इफ
A1 is greater than A2 is greater than or equal to A3 is greater than or equal to A4 and so on, then the series sigma n equal to 1 to infinity n converges if and only if the series sigma n k is equal to 0 to infinity 2 to the power k a to the power k is equal to A1 plus 2A2 plus 4A4 plus 8 is converges। मतलब एक बार इस श्रेणी को अभिसारी मान के चलना है और ये जो सीरीज है इसको अभिसारी बताना है, मतलब इसको कन्वर्जन लेके चलना है, इसको कन्वर्जन प्रूव करना है। फिर इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, मतलब इसको हम कन्वर्जन मान के चलेंगे, अभिसारी मान के चलेंगे और इसको कन्वर्जन प्रूव करेंगे। एक बात याद रखिए, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट तभी कहलाएगा जब उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। मतलब हमें इस सीरीज का भी एक पार्शियल सम लेना पड़ेगा और इस सीरीज का भी एक पार्शियल सम लेना पड़ेगा। अगर इस सीरीज का पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर इस सीरीज का पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो एक बार इस सीरीज को कन्वर्जेंट मान के चलेंगे, इसको कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे और फिर कन्वर्स पार्ट में इसको कन्वर्जेंट लेके चलेंगे और इसको कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो हमने सीरीज 1 का एक पार्शियल सम ले लिया और सीरीज 2 का भी एक पार्शियल सम लिया। पार्शियल सम और सीरीज में क्या डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो यहाँ हमने SN ले लिया, TK में इसमें नंबर ऑफ टर्म k तक ले लिया। तो ये सीरीज 1 का पार्शियल सम है और ये जो है सीरीज 2 का पार्शियल सम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग केस लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है a के नीचे क्या लिखा है n और यहाँ a के नीचे क्या लिखा है 2 की पावर k। तो हो सकता है n के लिए 2 की पावर k से ग्रेटर हो या हो सकता है n के लिए 2 की पावर k से लेस देन हो। तो पहला केस हम लेंगे n इज लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर k और सेकंड केस लेंगे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की पावर k। तो पहला केस हम ले रहे हैं n इज लेस देन आर इक्वल टू 2 टू द पावर k। तो Sn लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ Sn है तो A1 आया, A2 आया, कहाँ तक आया n तक, यहाँ n है तो यहाँ n तक आया। तो यहाँ हमने क्या लिखा है 2 की पावर k, तो कितने टर्म्स आएंगे 2 की पावर k तक टर्म्स आएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए A3 के प्लेस में मैंने क्या लिखा है A2, A5 के प्लेस पे A4, तो ये साइन आ जाएगा, ये साइन बरकरार रहेगा। क्यों, A3 बड़ा है कि A2, क्वेश्चन में देखो A3 और A2 में क्या रिलेशन है, A3 इज लेस देन A2 है ना, A3 छोटा है A2 बड़ा है। वैसे A5 और A4 में A5 छोटा है A4 बड़ा है, A6 A4 में A6 छोटा है A4 बड़ा है। मतलब अगर हम A3 के प्लेस पे A2 लिखे तो ये साइन बरकरार रहेगा, A5 के प्लेस पे A4 लिखे ये साइन बरकरार रहेगा। तो ये साइन जो है पहले से था ये साइन बरकरार रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि A3 के प्लेस पे A2 लिखा, A5 के प्लेस पे और A6 के प्लेस पर A। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम ये वाला सीरीज लाना चाहते हैं PK वाला। यहाँ पे A2 2 टाइम्स है, A4 4 टाइम्स है, तो हमने A2 2 टाइम्स लिखा, A4 को 4 टाइम्स लिखा, तो ये राइट साइड वाला बन जाएगा TK। तो Sn लेस देन इक्वल टू TK आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हमने दिया। अब सेकंड केस लेते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर k। तो Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर k, S2 की पावर k, S2 की पावर k की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर देखो A1 के प्लेस पे लिख दिया हाफ A1, तो ये क्वांटिटी और छोटा हो जाएगा। देखो ना साइन देखो, ग्रेटर देन, इधर लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है और राइट साइड वाला लेस देन है, तो इसको हाफ करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब देखो A3 को मैंने A4 लिख दिया, A3 बड़ा है A4 बड़ा है, A3 ग्रेटर है A4 से, A3 को A4 लिखेंगे तो साइन बरकरार रहेगा। वैसे A5 को A लिख दिया, ये साइन बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे 1/2 क्यों लिया है आगे आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे A4 2 टाइम्स है, A8 4 टाइम्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ 2A2, यहाँ 4A4। आप देखिए यही हमारा TK है। तो यहाँ A1 था A1 और हमें यहाँ A1 लाना था, इसी कारण पहले ही हाफ A1 कर दिए ताकि 2 का जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ A1 आ जाए, यहाँ 2A2 आ जाए, यहाँ 4A4 आ जाए, मतलब ये बन जाएगा TK। तो 2Sn जो है यह ग्रेटर देन होगा TK से जी, मतलब TK जो है लेस देन होगा 2Sn से। इस प्रकार से हमने बना दिया। अब हम सीरीज जो फर्स्ट सीरीज है इसको हम कन्वर्जेंट मान के चलते हैं। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब Sn कन्वर्जेंट होगा। अब Sn कन्वर्जेंट है तो Sn 2Sn से छोटा कौन है TK,
इक्वेशन नंबर 4 से आप देखिए, इससे छोटा ये कन्वर्जेंट सीरीज है, एसएन को आप कन्वर्जेंट बोल रहे हो, तो उससे छोटा कौन है, टीके, टीके इज आल्सो कन्वर्जेंट, टीके भी अभिसारी हुआ। अब टीके जब कन्वर्जेंट है तो हमारा जो सेकंड सीरीज है वह भी कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। इसी प्रकार से अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्जेंट मान के चलेंगे, किसको, इसको, टीके को क्या मान के चलेंगे, कन्वर्जेंट। जब टीके को कन्वर्जेंट मानेंगे तो इस सीरीज को कन्वर्जेंट मानेंगे, टीके कन्वर्जेंट होगा। और जब टीके कन्वर्जेंट है तो इक्वेशन नंबर आप देखिए 3, इक्वेशन 3 में आपने क्या बताया, इक्वेशन नंबर 3 में आपने बताया है टीके से छोटा कौन है, एसएन है। तो जब टीके कन्वर्जेंट है तो एसएन भी कन्वर्जेंट हुआ, और जब एसएन कन्वर्जेंट है तो सीरीज 1 भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो इसका कन्वर्स पार्ट आप कीजिए। कन्वर्स पार्ट में आप क्या लिखोगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखना कन्वर्सली सपोज दैट, ये जो सीरीज है इस सीरीज को आप कन्वर्जेंट लिख दीजिए, कन्वर्सली सपोज दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज को कन्वर्जेंट लीजिए। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है इसका पार्शियल सम टीके है, टीके कन्वर्जेंट हुआ। जब टीके कन्वर्जेंट है, टीके से लेस देन कौन है, एसएन है, इक्वेशन नंबर 3 आप अप्लाई कीजिए, टीके से लेस देन एसएन है तो एसएन कन्वर्जेंट हुआ। जब एसएन कन्वर्जेंट हुआ तो फर्स्ट सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। इसको आप कंप्लीट कीजिए, मैं इसको इनकम्प्लीट ही छोड़ रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीट कीजिए इसको। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौशी का अभिसरण सिद्धांत, कॉचीज क्राइटेरियन या कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं फिर प्रूफ देखेंगे। द सीरीज सिग्मा एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन इंटीजर कैपिटल N सच दैट मॉड ऑफ सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n प्लस 1 to m a k लेस देन एप्सिलॉन व्हेन m इज ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो ये जो सीरीज है यह अभिसारी होती है यदि और केवल यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार है कि मॉड ऑफ k सिग्मा k इक्वल टू n प्लस 1 to m a k लेस देन एप्सिलॉन। तो एक बार हम इस सीरीज को कन्वर्जेंट मान के चलेंगे, कंडीशन प्रूव करेंगे, और सेकंड टाइम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। स्टार्ट करें, हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया ये दिया गया सीरीज है, गिवन सीरीज है, और इसका पार्शियल सम एसएन ले लिया। अगर हम एसएम निकालें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन तक आ रहा है तो यहाँ एम टर्म्स आएंगे। अब एसएन माइनस एसएम करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 1 से n तक कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स आएगा। तो एसएम माइनस एसएन हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब फर्स्ट सपोज दैट हमने इस सीरीज को क्या मान लिया, कन्वर्जेंट मान लिया, अभिसारी। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो एसएन भी आल्सो कन्वर्जेंट, अभिसारी होगा। अब एक रिजल्ट है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कौची सीक्वेंस, तो एसएन कौची सीक्वेंस हो जाएगा, एसएन विल बी कौशी सीक्वेंस। अब एसएन जब कौशी सीक्वेंस है तो मॉड ऑफ एसएन माइनस एसएन लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ कौची सीक्वेंस, कौशी अनुक्रम की परिभाषा से। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू हम रख देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ सिग्मा k इक्वल टू n प्लस 1 to m a k लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने एसएम माइनस एसएन की वैल्यू रखा है। अब कन्वर्स पार्ट करते हैं, ये हमने लेस देन एप्सिलॉन मान लिया, तो ये अब ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एसएन कौची सीक्वेंस है, कौशी अनुक्रम है, और एवरी कौची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या रिजल्ट लिखोगे, वी नो दैट एवरी कौची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है। तो हमारा एसएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एसएन को हमने कौची सीक्वेंस बोला है। अब जब ये कन्वर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगा। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। इफ सिग्मा ए एन कन्वर्जेस देन लिमिटेशन एन टेंडेटिव ए एन इक्वल टू 0। यदि सीरीज ए एन अभिसारी है तब लिमिटेशन एन टेंडेटिव ए एन इक्वल टू 0 होता है। तो मान लिए ए एन बी द गिवन सीरीज, दिया गया श्रेणी है, और इसका हमने पार्शियल सम लिया एस एन, तो ये आएगा a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an तक। अगर हम n के प्लस भी n माइनस 1 लिखें तो n माइनस 1 तक आएगा। अब इन दोनों को माइनस अगर हम कर दें तो एस एन माइनस 1 की वैल्यू आएगा an, इक्वेशन नंबर 1 है। मान लो
सीरीज, ये जो सीरीज दिया गया है सिग्मा एन, यह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। जब ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है मतलब इसका लिमिट एक फाइनाइट संख्या आएगा एल, तो इसका लिमिट हमने मान लिया एल है, फाइनाइट क्वांटिटी है। अब किसी भी अनुक्रम की जो सीमा होती है वो अद्वितीय होती है। वी नो दैट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। तो Sn-1 की जगह लिमिट निकाले तो भी एल आएगा। यहाँ n है, यहाँ n-1 है, लेकिन n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो Sn का लिमिट अगर एल है तो Sn-1 का लिमिट भी एल ही आएगा, क्योंकि लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होता है। इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है, बहुत सारे लिमिट ऑपरेट करते हैं, इसका वैल्यू भी एल है, इसका वैल्यू भी एल है, तो एल माइनस एल क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा लिमिटेशन n डेरिवेटिव n इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट लिमिटेशन n डेरिवेटिव 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। ये इसका फार्मूला याद भी रखना है, फ्यूचर में इसका यूज भी होता है, तो इसका वैल्यू हमें e प्रूव करना है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, 1 + x⁴n, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, द्विपद प्रमेय से। ये फार्मूला आप याद रखिए, इसका फार्मूला होता है 1 + nx + n(n-1/2 x² + n²। आप s के प्लेस पे 1/n ले रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/n लिख दीजिए। यहाँ से n कैंसिल होगा, 1 आएगा, यहाँ से n बाहर निकालिए, n² हो जाएगा, n² कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब लिमिट लगा दिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाइए तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आएगा। इसको हम बोलेंगे e⁴1। क्यों? क्योंकि e⁴s का ये फार्मूला है, s के प्लेस में 1 पुट करो, ये आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं लिमिटेशन n डेरिवेटिव 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e आ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट e इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि e एक अपरिमेय संख्या है। सपोज इफ पॉसिबल e इज अ रेशनल नंबर। यदि संभव हो तो माना e एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में। तो e इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, p/q, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें यहाँ कंट्राडिक्शन मिलेगा, क्योंकि हमें e को क्या प्रूव करना था, इरेशनल नंबर। हमने सपोज क्या किया है, रेशनल नंबर। तो जब हम गलत सपोज करते हैं तो हमें मिलेगा कंट्राडिक्शन, विरोध मिलेगा। e⁴s का ये फार्मूला है, s के प्लेस में 1 पुट करो, ये लाइन आएगा। इसका आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। हमने SQ लिया है, जिसमें Q टर्म्स लिए हैं, और ये है पार्शियल सम ऑफ द सीरीज 1, इस सीरीज का पार्शियल सम है। अगर हम e - SQ करें, सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/(q+1 + 1/(q+2 + 1/(q+3 + n) इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1/(q+2 लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 1/(q+2। इसमें q+2 बाहर निकालिए तो क्या आएगा, (q+1) बचेगा। यहाँ पर q+3 q+2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ((q+1)। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर सब में 1/(q+1) कॉमन है। यहाँ पे देखो 1/(q+2) को लिख दिया 1/(q+1), तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगा। 1/(q+2) के प्लेस पे 1/(q+1) लिखेंगे तो इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन आएगा, इधर वाला क्वांटिटी, राइट साइड वाला क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगा। वैसे ही 1/(q+3) के प्लेस पे भी 1/(q+1) लिखेंगे तो ग्रेटर देन साइन आएगा। तो ये इस प्रकार से आ गया। अब यह ध्यान दीजिए, ये बन गया जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। फार्मूला क्या होता है, a/1 - r, ये आ जाएगा 1/(1 - 1/(q+1). ये फार्मूला से यहाँ तक आ जाएगा। फैक्टोरियल q+1 को लिखो, q+1 फैक्टोरियल q कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लाइन आपको मिलेगा। फैक्टोरियल q का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम देख रहे हैं इसका जो वैल्यू है वह 0 से ग्रेटर है, लेकिन 1 से लेस देन है। इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव तो है, लेकिन यह 1 से लेस देन है। फैक्टोरियल q × e निकालते हैं, e का वैल्यू p/q है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है, मतलब एक इंटीजर क्वांटिटी आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। फैक्टोरियल q × SQ निकालते हैं, तो SQ की वैल्यू रख दिए, मल्टीप्लाई किए तो ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा। हम देख रहे हैं इसका वैल्यू भी इंटीजर नंबर आ रहा है, इसका वैल्यू भी इंटीजर नंबर आ रहा है। अगर इसको माइनस करें तो भी हमें एक इंटीजर नंबर मिलेगा, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। अब कोई भी पूर्णांक संख्या ऐसा नहीं है जो 0 और 1 के बीच हो। पूर्णांक संख्या 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या में नहीं मिलेगा, इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे लिखा है हियर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट देयर इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। 0 और 1 के बीच में एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो पूरा इंटीजर क्वांटिटी है। क्या 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर क्वांटिटी पॉसिबल है? नहीं, मतलब दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। जब ये विरोध है मतलब ई एक रेशनल नंबर है, ये साबित होता है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज, ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है जब p ग्रेटर देन 1 है तो, एंड इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन द सीरीज डाइवर्जेंस। मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 है, और ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन है या इक्वल टू 1 है। मतलब इस श्रेणी को अभिसारी बताना है जब p 1 से बड़ा है, और इस श्रेणी को अपसारी बताना है जब p 1 से छोटा या बराबर है। तो हमने an इक्वल टू a मान लिया, तो हमारा सीरीज इस फॉर्म में हो जाएगा। अब यह सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, मैं प्रूव करा चुका हूँ आपको। ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, इसका हम प्रूफ आपको दे चुके हैं। अब ए एन इक्वल टू ए है तो एन के प्लेस से 2 की पावर के लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो 2 की पावर के को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ए लाइन आ गया। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो के log 2, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 1/log 2 के बार p बाहर कर दिए। अब बताइए ये सीरीज इस फॉर्म में आ गया। इसके बारे में आपको पता है ये कन्वर्जन कब होता है, अभी थोड़ा सा पहले कराया। यहाँ k के प्लेस पे n था, 1/n की पावर p है ना, यहाँ k है वहाँ n था। ये कन्वर्जन तभी होता है जब p ग्रेटर देन 1, तो ये p ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट है, मतलब ये भी p ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट हुआ। अब ये डाइवर्जेंट कब है, जब p लेस देन 1 या इक्वल टू 1। तो ये डाइवर्जेंट है p जब लेस देन है या इक्वल टू 1, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन या इक्वल टू 1। तो याद रखना आपको इस सीरीज को, जो सीरीज दिया गया है, इसको जो है इस फॉर्म में ले आना है। इस फॉर्म में लाने के बाद में ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ, और ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हुआ, मतलब हमारा क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो गया। और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ, मतलब हमारा क्वेश्चन डाइवर्जेंट हो गया। तो इसको याद रखना है, रिजल्ट में प्रूव करा चुका हूँ, आपके कॉपी में होगा, इसके नोट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 9। द सीरीज समीशन 1/n की पावर p कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये जो श्रेणी है यह अभिसारी है यदि p 1 से बड़ा है, तथा ये जो श्रेणी है वह अपसारी है यदि p 1 से छोटा है या बराबर है। तो हमें एक बार पहला केस में p ग्रेटर देन 1 लेंगे और इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट बताएंगे। फिर सेकंड केस में p लेस देन 1 लेंगे, इस सीरीज को डाइवर्जेंट बताएंगे, और p इक्वल टू 1 पर भी इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं p इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा दिया गया श्रेणी है, गिवन सीरीज है, ये हमारा गिवन सीरीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए 1/3 की पावर p के प्लेस पे 1/2 की पावर p लिखा, तो जो राइट साइड वाला है वह ग्रेटर होगा। देखो 2 की पावर p और 3 की पावर p में बड़ा कौन होगा, 3 की पावर p बड़ा होगा, तो 1/2 की पावर p और 1/3 की पावर p में 1/2 की पावर p बड़ा होगा। तो इसके प्लेस पे जब ये पुट करेंगे 1/3 की पावर p और 1/2 की पावर p में, तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर होगा, ये क्वांटिटी लेस देन होगा। वैसे ही 1/5 की पावर p के प्लेस पे 1/4 की पावर p रखेंगे तो भी ये लेस देन का साइन आएगा, मतलब राइट साइड वाला ग्रेटर देन होगा। ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये 4 टाइम्स हमने लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका 2 की पावर 1 माइनस p, यह 4 की पावर 1 माइनस p, तो इसको आप लिख सकते हो 4 को 2 स्क्वायर होल पावर 1 माइनस p, या इसको आप लिखोगे 1 + 2 की पावर 1 माइनस p प्लस 2 की पावर 1 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब राइट साइड वाला देखिए एक GP है, गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसका जो कॉमन रेशियो आएगा 2 की पावर 1 माइनस p आएगा। और मैं आपको बता दूं कोई भी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें कॉमन रेशियो जो r है अगर वो लेस देन 1 है तो वह जो GP होता है कन्वर्जेंट होता है। कब कन्वर्जेंट होगा, जब r का वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पे r का वैल्यू आएगा 2 की पावर 1 माइनस p, इसको आप लिख सकते हो 2/2 की पावर p। अब ये लेस देन 1 होगा क्योंकि p इज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ये जो GP है, जो इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है, जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, यह कन्वर्जेंट होगा। और यह कन्वर्जेंट है उससे लेस देन ये है,
या लेस देन इक्वल टू साइन है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो हमने लिखा है हियर द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज अ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 2 की पावर 1 माइनस p and 2 की पावर 1 माइनस p is less than 1. Thus the right hand side of equation 1 is convergent. Clearly the left hand side of equation 1, that is sigma 1 upon n की पावर p is also convergent. तो यहाँ समीकरण 1 का राइट हैंड साइड एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सर्वानुपात 2 की पावर 1 माइनस p है तथा 2 की पावर 1 माइनस p लेस देन 1 है। अतः समीकरण 1 का राइट हैंड साइड एक अभिसारी श्रेणी है। स्पष्ट है कि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड अर्थात सिग्मा 1 अपन n की पावर p भी अभिसारी है। अब सेकंड केस में आते हैं, p इज लेस देन 1, ये हमारा दिया गया श्रेणी है, गिवन सीरीज है। 1/2 की पावर p के प्लस में 1/2 लिखा, 1/3 की पावर p के प्लस में 1/3 लिखा। इस प्रकार से लिखा तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर होगा और राइट हैंड साइड वाला लेस देन होगा। कैसे देखो, p इज लेस देन 1 ले रहे हैं, p इज लेस देन 1, t की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1/2 1/3 जो लेना है ले लीजिए, लेकिन p की वैल्यू 1 से छोटा लेना है। जैसे सपोज मान लो p मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 तो 1 से छोटा है। अब 2 की पावर p क्या होगा, 2 की पावर 1/2 मतलब √2 होगा। तो बताओ 2 की पावर p और 2 में क्या कौन ग्रेटर होगा, 2 की पावर p और 2 में 2 ग्रेटर होगा। तो 1/2 की पावर p और 1/2 में 1/2 की पावर p ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके प्लेस पे अगर ये पुट करेंगे तो ग्रेटर देन साइन आएगा ये। तो वैसे ही अब ध्यान दीजिए 1/3 के प्लेस से 1/4 लिखे, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा ये, फिर राइट साइड वाला और छोटा होगा। 1/3 के प्लेस से 1/4 लिखेंगे, ये साइन बरकरार रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड वाला फिर से छोटा हो जाएगा। 1/5 के प्लेस से 1/8 लिखे। ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि 1/4 1/5 2 टाइम्स है तो 2/4 हो जाएगा, 1/8 1/4 टाइम्स है 4/8 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, मतलब 1/2 1/2 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, अनंत बार 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। हमने लिखा है समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में 1/2 अनंत बार आ रहा है। इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 द टर्म 1/2 occurs infinitely many times. जब अनंत बार आ रहा है तो इन्फिनिटी हो गया, 1/2 1/2 का इन्फाइनाइट टाइम प्लस करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब राइट साइड वाला इन्फिनिटी हुआ मतलब डाइवर्जेंट हुआ, तो ये डाइवर्जेंट है, उससे ग्रेटर ये है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। लिखा है अतः समीकरण 2 का राइट हैंड साइड एक अपसारी श्रेणी है। स्पष्ट है कि समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड अर्थात सिग्मा 1 अपन n की पावर p भी अपसारी श्रेणी है। हैंस द राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है वो डाइवर्जेंट है और लेफ्ट हैंड साइड भी डाइवर्जेंट होगा क्योंकि ये ग्रेटर है। अब थर्ड केस लेते हैं, p = 1, p के प्लेस से 1 रख देते हैं, ये लाइन आएगा, जहाँ जहाँ p होगा 1 पुट कर दिए। अब 1/3 प्लेस पे 1/2 लिखेंगे तो यहाँ ग्रेटर देन साइन आएगा, 1/5 के प्लेस 1/8 लिखेंगे ग्रेटर देन साइन आएगा। इस प्रकार से साइन आ जाएगा, ये 1/3 प्लेस से 1/4 लिख दिए। यहाँ भी 1/2 1/2 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंट है। अब ये डाइवर्जेंट है तो उससे ग्रेटर ये है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया, जब p ग्रेटर देन 1 लिए तो ये कन्वर्जेंट आया और जब p लेस देन 1 लिए तो डाइवर्जेंट आया। p = 1 ले रहे हैं तो भी ये सीरीज डाइवर्जेंट मिलेगा। नोट कर लीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। आंशिक संकलन सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूफ समेशन बाय पार्ट या पार्शियल समेशन फार्मूला। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। लेट ए एन, इसको हम सीक्वेंस ए एन रीड करेंगे, है ना, करली ब्रैकेट है, सीक्वेंस पढ़ेंगे और अगर समेशन लिखा है तो सीरीज पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसको आप पढ़ोगे सीरीज ए एन, है ना, समेशन ए एन को सीरीज पढ़ोगे, सीरीज हिंदी में इसको हम कहते हैं श्रेणी। और अगर ऐसा लिख दिया तो इसको आप रीड करोगे सीक्वेंस, सीक्वेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रम। तो ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखो लेट ए एन एंड बी एन, दो सीक्वेंस आगे दिया गया है, ए एन एंड बी एन बी 2 गिवन सीक्वेंसेस, दो दिए गए अनुक्रम हैं। कैपिटल एन इजिकल टू है सिग्मा के इजिकल टू 0 to n ए के। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या आएगा, a0 + a1 + a2 + a3 + an तक आएगा, मतलब ये समीशन है, प्लस प्लस करके आप इसको ओपन भी कर सकते हो। और n a-1 की वैल्यू 0 दिया गया है, ये सब आपको गिवन है, दिया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है, सिग्मा n = p2q an bn
इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है और ये कहलाता है आंशिक संकलन सूत्र, समेशन बाय पार्ट या पार्शियल समेशन फार्मूला। याद रखिए इसे। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिया गया है के इज इक्वल टू 0 to n ए के। इसको ओपन कीजिए सिग्मा को, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस प्लस an माइनस वन an इस प्रकार से आएगा। n के प्लेस पे n माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ भी n माइनस वन तक आएगा। यहाँ n है तो n टर्म्स आए, n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन टर्म्स आएंगे। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो सब कैंसिल हो जाएगा an की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं an की वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल an माइनस कैपिटल A n माइनस वन। तो इस प्रकार से हमने an की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे राइट हैंड साइड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ये स्मॉल n की वैल्यू है कैपिटल n माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, अभी हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में। अब सिग्मा दोनों में ऑपरेट होगा, bn का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अगर आप इस n, यहाँ पर देखो n माइनस वन को अगर आप n बनाना चाहते हो तो n के प्लेस पे n प्लस वन लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर n के प्लेस पे n प्लस वन करोगे यहाँ भी n प्लस वन आ जाएगा। तो जब यहाँ 1 प्लस करे हो तो इधर में 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब n करेंगे p माइनस वन से q माइनस वन हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस करेंगे, यहाँ भी 1 प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा an, यहाँ हो जाएगा bn प्लस वन, और इस सिग्मा में एक कम करना पड़ेगा, मतलब n की वैल्यू p माइनस वन से q माइनस वन हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 1 प्लस करते हो, यहाँ भी 1 प्लस करते हो तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इस सीरीज को, सिग्मा को आप देखिए, यहाँ पर n की रेंज p से q तक है, मैंने p से q माइनस वन लिखा है, मतलब एक टर्म मैंने छोड़ दिया। कौन सा टर्म छोड़ दिया, जब n इक्वल टू q रखेंगे वो वाला टर्म मैंने छोड़ दिया, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। क्या लिख दिया है, ए क्यू बी क्यू। तो मतलब इस टोटल अगर ऐड करें पूरा को तो ये वाला टर्म मिलेगा। यहाँ पर पी एन का रेंज पी से क्यू माइनस वन है, यहाँ पर एन का रेंज पी से क्यू है, तो यहाँ पे ए क्यू बी क्यू हमने ऐड कर दिया इसमें। तो इस टोटल अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला हमें समीशन मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एन इक्वल टू पी माइनस वन से क्यू माइनस वन, और यहाँ पे हमने लिखा है एन इक्वल टू पी से क्यू माइनस वन। एक टर्म छोड़ दिया, कौन सा टर्म छोड़ दिया, एन इक्वल टू पी माइनस वन वाला टर्म हमने छोड़ दिया यहाँ। तो टर्म को लिख देते हैं, एन की जगह पी माइनस वन रखेंगे तो यहाँ का ए पी माइनस वन, यहाँ बी पी आ जाएगा। इस प्रकार से हमने लिखा है। तो याद रखिए, इतना पूरा टर्म को प्लस करेंगे तो ये वाला मिलेगा, और इसको हम प्लस करेंगे दोनों को तो ये वाला हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस साइन दोनों में इंटू होगा, ये दोनों में देखिए इन दोनों में सिग्मा कॉमन है, एन भी कॉमन है, ऐसा लिख दीजिए। तो ये हमें जो प्रूफ करना था वो लाइन हमें मिल जाएगा। तो एक बात याद रखिए, इसको कंप्लीट करने के पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सिग्मा, ये देखिए मैं लिखता हूँ सिग्मा ए एन, और एन का रेंज लिख दिया 1 से 5। इसको ओपन करेंगे तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 आएगा, ओपन करेंगे तो। अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 0 से 4 और an प्लस 1, तो भी यही सीरीज आएगा। n के प्लेस पे 0 रखोगे तो a1 आएगा, n के प्लेस पे 1 रखोगे तो a2 आएगा। तो यहाँ पे क्या किए, n के प्लेस पे n प्लस 1 लिखे, मतलब यहाँ पर n है तो यहाँ n प्लस 1 है, तो हमने यहाँ के 1 को 0 कर दिया और 5 को 4 कर दिया, मतलब एक एक यहाँ माइनस कर दिया। 1 को 0, 1 माइनस करोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 प्लस करते तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लो मैं लिखता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 5 an, और मैं लिखता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 4 an प्लस a5। अब ये यहाँ पे क्या होगा, 1 से 5 तक जाएगा, यहाँ 1 से 4 तक जाएगा, यहाँ प्लस a5 लिखे, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये वाला सिग्मा बन जाएगा। तो ये सब बातें आप याद रखिए, और इसमें जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। करें क्वेश्चन नंबर 12। यदि सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity n एंड सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity bn, दो आपको सीरीज दिया गया है, और ये सीरीज जो है ए पे कन्वर्ज होता है, और ये जो सीरीज है वह बी पर कन्वर्ज हो रहा है, आर कन्वर्जेस टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यह जो सीरीज है वह ए पर अभिसारी है, और यह जो सीरीज है वह बी पर अभिसरित होता है। देन तब हमें ये प्रूव करना है सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an प्लस bn इक्वल टू a प्लस बी, और सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity r n इक्वल टू r a, ये हमें प्रूव करना है।
गिवन सीरीज दिया गया श्रेणी है, ये हमारा गिवन सीरीज है, दो सीरीज हमें दिया गया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। कैपिटल एन जो है यह पार्शियल सम है सीरीज 1 का। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है ना। तो एन जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बी अ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज 1, श्रेणी 1 का एक आंशिक योगफल है। और कैपिटल बी एन जो है यह श्रेणी 2 का आंशिक योगफल है, बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 2। तो ये सीरीज 1 का पार्शियल सम है, ये सीरीज 2 का पार्शियल सम है। अब यहाँ पर ये जो सीरीज है वह ए पर कन्वर्ज हो रहा है, ये सीरीज बी पर कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये है इसका जो पार्शियल सम है वह भी ए पर कन्वर्ज होगा, और इसका जो पार्शियल सम है वह बी पर कन्वर्ज होगा। तो हमने लिखा है द पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज आर आल्सो कन्वर्ज टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दस लिमिटेशन एन डेरिवेटिव ए एन इज इक्वल टू ए आएगा, और लिमिटेशन एन डेरिवेटिव बी एन इज इक्वल टू बी हमें मिलेगा। अब हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, राइट साइड स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड जाएगा, फिर इसका लेफ्ट साइड लेंगे, इसका राइट साइड जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया, एन की जगह के लिख दिया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हो समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन और लिमिट एन टेंडिंग, देखो लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर एन को इन्फिनिटी करें तो फिर से ऊपर वाला मिल जाएगा। अब सिग्मा को अलग कर दीजिए, इसका वैल्यू आएगा कैपिटल एन, इसका वैल्यू आएगा कैपिटल बी एन। देखो कैपिटल एन ये था हमारे, इसे सिग्मा में ऐसे लिख सकते हैं, और कैपिटल बी एन ये था, इसको सिग्मा में इस फॉर्म से लिख सकते हैं। ये कैपिटल एन हो जाएगा, कैपिटल बी एन हो जाएगा, दोनों में लिमिट ऑपरेट होगा, ये बन जाएगा कैपिटल ए, ये बन जाएगा कैपिटल बी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट ये है हमारा, इसको आप इस फॉर्म में लिखिए, लिमिट लगा लीजिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वैसे लिख सकते हो। इसमें आर बाहर हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, इसको आप लिखोगे कैपिटल एन, कैपिटल एन के लिए है, इसमें लिमिट लगाओगे बन जाएगा ए, इसके लिए प्रूफ हो गया। इस प्रकार से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमने प्रूफ किया है। जहां भी डाउट आता है हमसे पूछिए। पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, बर्टेन्स थ्योरम, बर्टेन्स प्रमेय। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे। लेट सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन बी टू गिवन सीरीज सच दैट, ये दो सीरीज आपको दिए गए हैं, सीरीज ए एन और सीरीज बी एन, दो गिवन सीरीज है ना। और आपको दिया गया है ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो रहा है। इस सीरीज का वैल्यू ए दिया गया है, इस सीरीज का वैल्यू बी दिया है, और स्मॉल सी एन का वैल्यू ये आपको दिया गया है। आपको प्रूव करना है सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है यह कन्वर्ज होता है एब्सोल्युटली निरपेक्ष अभिसारी है। तो निरपेक्ष अभिसारी का मतलब क्या है ये आपको हम बताते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, जैसे मान लो ये सीरीज है, यह कन्वर्जेंट है, और हमने इसमें अगर निगेटिव पॉजिटिव जो टर्म्स हैं, इसमें निगेटिव टर्म भी हो सकते हैं, पॉजिटिव टर्म भी हो सकता है, हो सकता है ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो, या हो सकता है ये पूरे पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो। तो इस प्रकार से कोई सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब हम इसके नेगेटिव टर्म को भी हम पॉजिटिव बना देते हैं, मतलब हम सीरीज बनाते हैं सीरीज मॉड ऑफ एन, और यह भी कन्वर्जेंट है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये जो सीरीज है ये कहलाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हिंदी में निरपेक्षतः अभिसारी। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सीरीज बनाया, सिग्मा एन इक्वल टू लिख दिया 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एन सो ऑन। आप देख रहे हो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसमें प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इस प्रकार से है। अगर हम सिग्मा मॉड ऑफ एन निकालें तो क्या आएगा 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे आ जाएगा ये। अब यदि ये कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, अगर ये दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है तभी ये सीरीज कहलाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, अदरवाइज ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा। तो जो गिवन सीरीज है और उसका जो मॉड लेने के बाद जो सीरीज बनता है वह भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट आता है तब ये सीरीज जो है यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हिंदी में निरपेक्षता अभिसारी कहलाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ये एक सीरीज हमें दिया गया इक्वेशन नंबर 1 में, ये सीरीज इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है। हम n टर्म्स को लेकर पार्शियल सम बनाएंगे। हमने पार्शियल सम बनाया an bn, ये पहले सीरीज का पार्शियल सम है, दूसरे सीरीज का पार्शियल सम है। इसका वैल्यू a दिया गया है, इसका वैल्यू b दिया गया है ना।
इसको अगर एन की जगह के लिखोगे तो आप के लिख सकते हैं, एन के प्लेस से के लिखो तो इसका वैल्यू ए दिया, इसका वैल्यू बी दिया गया है। इसी को आप लिख सकते हो लिमिटेशन एन टेंडेटिव, है ना, के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, के इक्वल टू 0 से एन आ जाएगा, लिमिट एन टेंडेटिव लिख दो, यहाँ भी के इक्वल टू 0 से एन लिख दो और लिमिट एन टेंडेटिव। अब ये हमारा कैपिटल ए एन है, ये हमारा कैपिटल बी एन है, तो ए एन का लिमिट ए है और बी एन का लिमिट बी है, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर अगर एन को 0 रखें, एन के प्लेस पे 0 पुट करें, यहाँ एन को 0 पुट करें और के करें 0 से 0 जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा, के इक्वल टू 0, ए 0 बी 0 हो जाएगा। अब एन को 1 पुट करें तो C1 मिलेगा, यहाँ पर के करें 0 से 1 हो जाएगा, तो पहले के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा A0 B1 प्लस के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ A1 B0 आ जाएगा। अब यहाँ एन के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा। अब के प्लेस पे पहले 0 रखेंगे तो आएगा A0 B2, फिर के प्लेस पे 1 तो A1 B1 प्लस के प्लेस पे 2 तो A2 B0, इस प्रकार से वैल्यूज आएंगे। अब आगे आपको ए एन और बी एन का प्रोडक्ट करने हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो इस प्रकार से वैल्यू आएगा, ये हमारा बन जाएगा C0, ये बन जाएगा हमारा C1, ये बन जाएगा C2, इस प्रकार Cn तक आएगा। इसको आप सिग्मा में इस प्रकार से लिखोगे। बहुत सारे लिमिट ऑपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए, ये बन जाएगा कैपिटल बी और लिमिट एन टेंडेटिव करेंगे तो के इक्वल 0 से इन्फिनिटी सी के आ जाएगा, के को एन लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। ये मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको, A0 इंटू B0 आएगा, फिर A0 इंटू B1 आएगा प्लस A1 इंटू B0 आएगा, प्लस A0 इंटू B2 आएगा, प्लस A1 इंटू B1 आएगा, प्लस A2 इंटू B0। इस प्रकार से इनके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा। ये हमारा C0 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये दोनों मिलके ये C2 हो गया, इस प्रकार से बना। इसको नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। इफ सिग्मा Cn कन्वर्जेस, ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज है, एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn s की पावर n, s का रेंज -1 से 1 के बीच है। देन लिमिटेशन x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ s को प्रूव करना है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn। तो दिस इज द गिवन सीरीज, यह दिया गया श्रेणी है। इसको ओपन करेंगे तो आएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस प्लस Cn एंड सो ऑन। Sn क्या होगा, इसका पार्शियल सम होगा, इसमें n टर्म्स लेंगे, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Cn बी आ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का आंशिक योगफल है। अगर n के प्लेस पे n-1 रखे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n-1 आएगा, इसमें एक टर्म ज़्यादा है, मतलब इसमें n टर्म्स है, इसमें n-1 टर्म्स है। इन दोनों को अगर माइनस करें तो केवल Cn मिलेगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल Cn बचेगा। अब हम निकाल रहे हैं समीशन n इक्वल टू 0 टू m Cn x की पावर n, Cn की वैल्यू रख दिए, Sn s की पावर Sn Sn-1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से रखा। अब सिग्मा दोनों में ऑपरेट होगा, s की पावर n का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 से m तक हमने 0 से m-1 लिखा, एक टर्म हमने कम किया इसका, तो एक टर्म यहाँ लिख दिया ऐसे में, मतलब n इक्वल टू m वाला टर्म यहाँ नहीं है आएगा, तो टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए, अगर n-1 को आप n बनाओगे, यहाँ पे अगर 1 प्लस करोगे तो यहाँ भी 1 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू -1 से m-1 आएगा, लेकिन n इक्वल टू -1 अलाउ नहीं है, तो n इक्वल टू 0 ही लिखना पड़ेगा। जब यहाँ 1 प्लस करोगे, यहाँ भी 1 प्लस करोगे, तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी 1 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ -1 हम लिख नहीं सकते, है ना, n इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू 0 लेना है, तो -1 हम लिख नहीं सकते, तो n इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। n इक्वल टू 0 से m-1 Sn s की पावर n+1। अब यहाँ से x बाहर निकाल दिया जाएगा, इन दोनों में सिग्मा कॉमन है, ये लाइन आ जाएगा। अब लिमिट लगा रहे हैं m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाए थे m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा ये। अब s के वैल्यू 1 से छोटा है, याद रखना है, x इज लेस देन 1। जब x 1 से छोटा है तो इसमें जब लिमिट लगाएंगे m टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। 1 से छोटी क्वांटिटी में अगर हम लिमिट लगाए तो वो 0 हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो 1/2, 1/2 1 से छोटा है, तो 1/2 का अगर इन्फाइनेट पावर करेंगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाता है। तो याद रखना, अगर x लेस देन 1 है तो s का इन्फिनिटी पावर 0 आएगा। कोई जो क्वांटिटी जो जिसका वैल्यू 1 से छोटा है उसका इन्फाइनेट पावर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलेगा, ये आप देखिए, इस प्रकार से मिल जाएगा, ये है ना। यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस प्रकार से
ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 1 में से इसको बाहर निकाल दिए। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये आप देखिए जी, 1 में से इसका होल इनवर्स एक फार्मूला है, याद रखना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 पुट कर दिए, इस प्रकार जाएगा। यहाँ सिग्मा दोनों में ऑपरेट हुआ है ना, एस एन की वैल्यू हमने ये लिख दिया है, एस एन के प्लस पे लिखा है, ये वैल्यू 1 हो गया। अब एन टेंडिंग टू, यहाँ देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने लिखा था, है ना। एन को जब इनफाइनाइट की तरफ लेंगे, एन को क्या लेंगे? इन्फिनिटी। एन को इन्फिनिटी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी है, एन करेंगे पूरा इन्फिनिटी चाहते हैं। जब एन को इन्फिनिटी करेंगे क्या, के इक्वल 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस प्रकार से के की जगह एन लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं आबेल प्रमेय, आबेल थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम। इफ सीरीज सिग्मा एन, सिग्मा बी एन, सिग्मा सी एन आर कन्वर्ज टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट सीरीज है वह ए पर कन्वर्ज हो रहा है, सेकंड सीरीज बी पे कन्वर्ज हो रहा है और थर्ड सीरीज सी पर कन्वर्ज हो रहा है। एंड सी एन इज इक्वल टू ए जीरो ए एन प्लस 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 ए एन बी जीरो। देन सी इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए डॉट बी। यदि श्रेणियां सिग्मा एन, सिग्मा बी एन, सिग्मा सी एन क्रमशः ए बी सी की ओर अभिसरण करती हो और सी एन इज इक्वल टू ये दिया गया है, तब सी इज इक्वल टू ए डॉट बी हमें प्रूव करना है। हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन सीरीज आर, दी गई श्रेणियां हैं सिग्मा ए एन, ये आएगा ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सॉन ए एन प्लस एंड सॉन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड सीरीज है और ये थर्ड सीरीज है। इस प्रकार से ये तीनों सीरीज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम फर्स्ट सीरीज का पार्शियल सम ले रहे हैं, ए एन बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 1, बी एन ई बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 2 और सीरीज 3 का जो पार्शियल सम है वो सी एन है, सी एन बी अ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 3। मतलब श्रेणी 1 का आंशिक योगफल है ये, यह श्रेणी 2 का आंशिक योगफल है और ये श्रेणी जो 3 है इसका आंशिक योगफल है। अब पार्शियल सम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होता है। इसका उल्टा भी आप याद रखिए, अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है ना। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगा जब पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, कोई भी सीरीज डाइवर्जेंट तभी होगा जब पार्शियल सम डाइवर्जेंट है। तो हमने ये तीनों सीरीज का पार्शियल सम यहाँ पे मान लिया है। अब पहला जो सीरीज है वह ए पर कन्वर्ज होता है, दूसरा जो सीरीज है वह बी पे कन्वर्ज होता है और तीसरा जो सीरीज है वह सी पे कन्वर्ज होता है। तो पार्शियल सम भी, ये पार्शियल सम ए पर कन्वर्ज होगा, ये जो पार्शियल सम है कैपिटल बी में कन्वर्ज होगा और ये जो पार्शियल सम है वह कैपिटल सी में कन्वर्ज होगा। तो हमने यहाँ लिखा है, इट इज गिवन दैट सीरीज ए एन, सीरीज बी एन, सीरीज सी एन converge to A, B, C respectively, thus its partial sum are also converge A, B, C respectively. That is, AN is converges to A, BN is converges to B, and CN is converges to C. That is, limitation n tending to AN is equal to A, BN का जो लिमिट है वो B होगा और CN का लिमिट C होगा। ये इक्वेशन नंबर हमने 4 दिया। अब क्वेश्चन में CN इज इक्वल टू ये दिया गया है, क्या दिया है? सी एन इज इक्वल टू ए जीरो बी एन प्लस, इसको और अच्छे से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सी एन इज इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस 1 प्लस फिर आएगा एन सन, इस प्रकार से ए एन और बी जीरो। सबसे पहले एन की प्लेस पे जीरो रखते हैं, एन के प्लेस जीरो पुट करेंगे तो यहाँ सी जीरो आएगा, तो यहाँ पे ए जीरो बी जीरो एक ही टर्म मिलेगा। जब एन इक्वल 1 रखेंगे तो हमें 2 टर्म मिलेंगे। एन इक्वल 1 रखते हैं यहाँ तो क्या आएगा, ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो आएगा, 2 टर्म मिलेंगे। एन इक्वल क्या रखते हैं 1, तो यहाँ पे एन इक्वल 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, इसके आगे वाला टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे b -1 हो जाएगा। देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, है ना। सी एन इक्वल टू क्या है हमारा, ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन -1 प्लस ए टू बी एन -2 प्लस 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 प्लस, इस प्रकार से, है ना। अब आप देखिए, अगर मैं n के लिए 0 रखूं
तो A0B0 आएगा। यहाँ पर A1 B -1 आ जाएगा, -1 अलाउ नहीं है, तो आगे टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 0, 0, 1, 2 ऐसे होगा, है ना। n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम n के लिए 0 लें तो A0B0 आएगा। अगर n के लिए 1 पुट करें C1 तो क्या आएगा? A0B1 प्लस A1B0, आगे टर्म नहीं मिलेगा। n को अगर 1 पुट करें, n को 2 पुट करें तो 3 टर्म्स मिलेंगे, मतलब आएगा A0B2 प्लस A1B1 प्लस A2B0। इस प्रकार से आपने C0, C1, C2 ये आपने निकाल लिया। और ये जो लाइन है ये हमें क्वेश्चन में मिला है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हम an और bn का प्रोडक्ट करना है। ये हमारा an है और ये हमारा bn है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? A0 इंटू B0, इस सभी का मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगा, तो A0 इंटू B0 आएगा। वैसे ही A0 इंटू B1 आएगा और A1 इंटू B0 भी आएगा। फिर A0 इंटू B2 आएगा, A1 इंटू B1 आएगा, A2 इंटू B0 आएगा। इस प्रकार से इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पद हैं, सबका इनके सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब A0 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा, A1 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा, A2 का मल्टीप्लाई भी सबके साथ होगा। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा बन जाएगा C0, ये वाला बन जाएगा C1, ये वाला बन जाएगा C2। तो हम देख रहे हैं C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड सॉन Cn, ये हमारा बन जाएगा कैपिटल Cn। तो कैपिटल Cn आ रहा है an इंटू bn। लिमिट लगा देते हैं, तो इसका लिमिट कैपिटल C हो जाएगा, इसका लिमिट कैपिटल A हो जाएगा, इसका लिमिट कैपिटल B। इस प्रकार से जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल सीरीज, द्विक श्रेणी। तो डबल सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर दो सफिक्स यहाँ पे हैं m और n, है ना। तो m का रेंज भी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा और n का रेंज भी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कैसे आएगा, इसको अगर ओपन करें तो क्या आएगा? A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस 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 A1n प्लस 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 प्लस, फिर प्लस A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस 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 A2n प्लस 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 एंड सो ऑन, प्लस A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस प्लस A3n प्लस प्लस प्लस। वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगा AM1 प्लस AM2 प्लस AM3 प्लस 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 AMN प्लस प्लस प्लस। इस प्रकार से इसमें m भी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा और n भी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे दो सफिक्स है और दोनों ही 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे, तो ये कहलाएगा डबल सीरीज, द्वितीय श्रेणी। इसका पार्शियल सम क्या होगा? इसको SMN लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स MN होंगे, MN टर्म्स होंगे। मतलब इसमें भी डबल सफिक्स है लेकिन ये केवल n तक जाएगा और इधर m तक आएगा, है ना। तो इतना जो टर्म है ये कहलाएगा पार्शियल सम ऑफ द डबल सीरीज। तो जो डबल सीरीज है इस सीरीज का ये पार्शियल सम कहलाएगा। अगर ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। तो इतना टर्म जो है ये कहलाएगा पार्शियल सम ऑफ द डबल सीरीज, द्विक श्रेणी का आंशिक योगफल। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द convergence of a double series sigma AMN is that limitation MN tending to infinity AMN is equal to 0। द्विक श्रेणी, इस द्विक श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि ये जो AMN का जो लिमिट है वह 0 होता है। तो हमें क्या करना है, हम डबल सीरीज लेकर चलेंगे, उसको कन्वर्जेंट मानकर चलेंगे और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। ये रिजल्ट जो है ये हमें प्रूव करना है। हमें एक डबल सीरीज लेना पड़ेगा, उस डबल सीरीज को कन्वर्जेंट मान के चलेंगे तो उसका पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा। फिर हमें ये प्रूव करना है। तो लेट सिग्मा MN बी अ गिवन डबल सीरीज। मान लो सिग्मा MN दी गई द्विक श्रेणी है, ये इसका पार्शियल सम है। बी अ पार्शियल सम ऑफ द गिवन डबल सीरीज। तो ये जो डबल सीरीज है इसका पार्शियल सम हमने ले लिया है, द्विक श्रेणी का आंशिक योगफल है। यहाँ पर MN लिखा है तो आप देखिए यहाँ पर n तक जा रहे हैं और इधर हम m तक आ रहे हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर आप देखिए SMN में आपने देखा यहाँ पर n तक गया, यहाँ m तक आया। अगर यहाँ m के प्लेस पे m-1 लिखें तो एक रो कम आएगा, मतलब ये लास्ट वाला रो आपको नहीं मिलेगा, बाकी पूरा मिलेगा, है ना। इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ m रोस हैं और n कॉलम्स। कॉलम तो n है लेकिन रोस कितने हैं इसमें m,
m रोस n कॉलम, इसमें क्या आएगा m-1 रोस आएंगे और n कॉलम्स, मतलब एक रो कम आएगा इसमें, ये लास्ट वाला रो नहीं मिलेगा। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो सब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट रो मिलेगा केवल, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, m रोस है, n-1 कॉलम्स है, तो ये पूरा आएगा, ये लास्ट कॉलम नहीं आएगा जी। और इसमें क्या होगा, इसमें m रोस है, इसमें m-1 रोस है ना, और n-1 कॉलम, तो पूरा आएगा, ये लास्ट वाला रो नहीं आएगा। अब इन दोनों को माइनस करें तो लास्ट वाला रो मिलेगा, ये लास्ट रो। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब इक्वेशन नंबर आप 3 और 6 को देखो, मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है। अगर इतना माइनस इतना करें सब कैंसिल हो जाएगा, केवल AMN बचेगा। इक्वेशन नंबर 3 माइनस 6 करें तो AMN की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 7 में मिल जाएगा। अब हमने मान लिया हमारा जो डबल सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, तो उसका जो पार्शियल्स है वो भी कन्वर्जेंट होगा, आंशिक योगफल भी अभिसारी होगा। तो इसका लिमिट s है, s कोई फाइनाइट नंबर है। जब इसका लिमिट s है, मतलब इतना माइनस s करेंगे लेस देन एप्सिलॉन आएगा। हम लेस देन एप्सिलॉन ना लेके लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 ले रहे हैं, ले सकते हैं। एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई 4 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एप्सिलॉन भी लिखोगे यहाँ तो भी चलेगा, या एप्सिलॉन बाई 4 लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ आपको कैसे मिला, ये आया बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। जैसे देखो मॉड ऑफ n-l लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिटेशन n टेंड टू an इज इक्वल टू l। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दे हैव सेम मीनिंग। यदि ऐसा लिखा है उसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा है ऐसा लिख सकते हो। यहाँ एप्सिलॉन ना लेके मैंने एप्सिलॉन बाई 4 लिख दिया। अगर n के प्लेस पे n-1 ले तो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 आएगा, क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होता है। याद रखना, लिमिट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अगर यहाँ पर m-1 ले तो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 आएगा, अगर यहाँ m-1 यहाँ n-1 ले तो भी लेस एप्सिलॉन बाई 4 आएगा, है ना। तो इसको आप याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है इक्वेशन नंबर 7 से कि AMN इक्वल टू ये है। बहुत सारे मॉड लगा दिए, सब में माइनस s करिए, उसके बाद में सभी मॉड को अलग अलग कर दिए, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि मॉड को अलग अलग कर रहे हैं। ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 है, 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 तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मतलब मॉड ऑफ AMN माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन आ गया, या कुछ नहीं है तो माइनस 0। इसका मतलब क्या हुआ, AMN का जो लिमिट है वो 0 है ना। मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एक बार और बताता हूँ। यदि ऐसा है तो ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। AN का लिमिट L लिखोगे तो यहाँ पे आप देखिए AMN का लिमिट 0 आएगा।